बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपकी मास्टर 30 सीरीज में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, फाइनली आप लोगों का दिवाली वीक ओवर हो चुका है और हम लोग आ गए हैं वापस हमारे बैक टू बेसिक्स पे, यानी हमारी पढ़ाई के ऊपर। और जैसा कि आप लोग आज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चे, आज की क्लास में हमारे पास 3 की जगह 4 टॉपिक्स होने वाले हैं। आज हम लोग 3 की जगह पर 4 टॉपिक्स करने वाले हैं, राइट। और वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मिडनाइट विजिटर, फॉग और बॉल पोम। तो बच्चे, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मिडनाइट विजिटर, फॉग और बॉल पोम में से मिलाकर। तो आप सब बच्चों को ये चारों स्टोरीज पता है, बिकॉज मोस्टली ये स्टोरीज जो है बच्चे आप लोगों के या तो समरी सीरीज में या आप लोगों के क्वेश्चन सीरीज में, मास्टर सीरीज में, तो किसी ना किसी सीरीज में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। और क्योंकि ये टॉपिक वहाँ कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए बच्चे नाउ इट इज टाइम कि हम लोग इनके मास्टर 30 में क्वेश्चंस भी देख लें। तो विदाउट वेटिंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। जैसा कि बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने आज 4 टॉपिक्स करने हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो स्टोरी है हॉरेस डैनबी और एक लेडी इन रेड के बीच में। मिडनाइट विजिटर है मैक्स फॉलर और ऑजिबल की स्टोरी। उसके बाद हमारे पास फॉग है, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई एक बहुत खूबसूरत सी पोम। और हमारे पास बच्चे एक चैप्टर जो एक पोम है जिसका नाम है द बॉल पोम, जो एक बच्चे के बारे में है जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को समझता है। क्या समझता है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जिंदगी में जब इंसान कोई चीज़ हार जाता है या इंसान से कोई चीज़ छिन जाती है तो उसके बाद वो उस चीज़ के डर से कैसे बाहर आता है या उस चीज़ के दुख से कैसे बाहर आता है। तो ये रहा बच्चे आप लोगों की स्क्रीन पर पहला सवाल, व्हाट कलर ड्रेस वाज द वुमेन वियरिंग। अब बच्चे ये सवाल जो है ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से लिया गया है और बात की जा रही है उस विमेन के बारे में, और वो लोग पूछ रहे हैं कि उस विमेन ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे। तो बच्चे यहाँ पर बात हो रही है लेडी इन रेड की, उस चोर की जिसने रेड कलर के कपड़े पहने थे, एंड वो भी एक थीफ थी बाय प्रोफेशन। ठीक है, वैसे तो चोर होना कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वो भी क्या थी? शी वॉज ऑल्सो अ थीफ बाय प्रोफेशन, और वो भी शॉर्टोवर ग्रेंज में चोरी करने ही आई थी। अगला सवाल बचे, व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। अब ये हिम किसकी बात हो रही है भैया? ये बात हो रही है हॉरेस डैनबी के बारे में। सवाल कहता है कि हॉरेस डैनबी के खिलाफ क्या सबूत थे। तो जिस समय हॉरेस डैनबी ने उस लेडी को सिगरेट जलाकर दी तो वो अपना लाइटर वहीं भूल गया। वो अपने ग्लव्स उतार के वहां पे रख देता है उस लेडी को आउटशाइन करने के लिए, उस लेडी को इम्प्रेस करने के लिए। और क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं था तो जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे उनका निशान रह गया था हर जगह पर। तो बच्चे इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव होगा, कि ये सब रीजंस की वजह से ही हॉरेस डैनबी जो है उसे जेल जाना पड़ा, वो अरेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, हॉरेस डैनबी वाज फॉन्ड ऑफ डैश, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, गोइंग टू पब्लिक पार्क्स, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो हॉरेस डैनबी जो है बच्चों से रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और उसी की वजह से वो एक ईयरली कह सकते हो या फिर आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हो एनुअल रॉबरी, वो हमेशा क्या करता था? वो एक एनुअली चोरी किया करता था। ही यूज्ड टू डू एन एनुअल रॉबरी, और उस रॉबरी को करके जो पैसा उसके पास आता था उससे वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता था विद द हेल्प ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ठीक है, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब आता है बच्चे हमारे पास अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी मिडनाइट विजिटर। अब ये सवाल आप लोग बताएंगे बच्चे मिडनाइट विजिटर के करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चे जेम्स हैरियट नहीं थे, रस्किन बॉन्ड नहीं थे, रॉबर्ट आर्थर भी नहीं थे, विक्टर कैनिंग के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाट वाज फोलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे। तो बच्चे फोलर कौन था? फोलर एक राइटर था। ठीक है, फोलर कौन था? फोलर एक राइटर था, और यहाँ पर वो इंस्पिरेशन के लिए मिलने आया था ऑजिबल को, क्योंकि वो एक किताब लिख रहा था और ऑजिबल को मिलकर वो उसकी लाइफ को देखना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन जब वो उससे मिलता है तो उसको ये लगता है कि इसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी इंटरेस्टिंग खास नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो बहुत बोर हो जाता है उसको मिलकर। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो उसके दिन का पहला एडवेंचरस चीज़ बनती है। वो क्या था? वो साइड ये थी कि जब ऑजिबल के साथ वो कमरे में जाते हैं तो कमरे में एक आदमी, पतला सा स्लेंडर मैन, एक बंदूक लेकर खड़ा था, ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा था, एंड वो उनकी तरफ उस बंदूक को पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है बच्चों,
अगला सवाल देखेंगे, हाउ डिड ऑजिबल मेड मैक्स बिलीव देयर वाज अ बालकनी। अब ऑजिबल के लिए बच्चे एक वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, कनिंग। ऑजिबल बहुत ज्यादा कनिंग थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। सवाल आता है कि ऑजिबल ने मैक्स को कैसे विश्वास दिलाया कि वहां पर एक बालकनी प्रेजेंट है। तो क्या बालकनी उसने दिखाई? बिल्कुल भी नहीं। उसने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी या फिर वहां एक्चुअली एक बालकनी थी? तो उसने एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी कि यहाँ पर एक बालकनी है, इस बालकनी में पहले ऐसे हुआ करता था, एंड ऑल द स्टफ ही टोल्ड हिम। सारी इंफॉर्मेशन उसको दी, ठीक है, सारी चीजें उसको बताई सो दैट ही कुड बिलीव हिम कि यहाँ पर एक्चुअली बालकनी थी, जिसकी वजह से जब लास्ट में हमारा मैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है कि पुलिस बाहर खड़ी है तो वो उस बालकनी में छुपने जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां कोई भी बालकनी नहीं थी और वो सिक्स्थ फ्लोर से नीचे गिरकर मर जाता है। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, हाउ डज द फॉग कम। बच्चे फॉग कैसे आती है? स्लोली एंड साइलेंटली, फास्ट एंड साइलेंटली, फास्ट एंड मेकिंग नॉइजेस एंड नन ऑफ द अबव। तो बच्चे जब भी फॉग आती है तो वो स्लोली एंड साइलेंटली आती है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो वो अनडिटेक्टेड आती है, बिना किसी की नजरों के सामने आए बर्फ कह रही है, फॉग जो है वो आ जाती है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, आफ्टर सिटिंग द फॉग डैश। बैठने के बाद फॉग क्या करती है? डिसअपियर्स, सिट्स देयर, मूव ऑन या गेट्स डेंस। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि पूरी पोम में फॉग को कंपेयर किया गया है किससे? कैट से कंपेयर किया गया है। तो जिस तरीके से कैट एक जगह पर रुकती नहीं है, आगे चली जाती है, तो इट ऑल्सो मूव्स ऑन, ये कहीं पर रुकती नहीं है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक डैश फीट। तो यहाँ पर बच्चे वो लोग कंपेयर करते हैं, मेटाफर यूज करते हैं, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं जब वो कंपेयर करते हैं फॉग को किससे? कैट की फीट से। जिस तरीके से कैट की फीट बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और हश्ड होती है, यानी जब भी कैट आती है तो किसी को पता नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारी जो फॉग है जब वो आती है तो किसी को भी पता नहीं लगता। ठीक है बच्चों, और जिस तरीके से हमारी कैट थोड़ी देर बैठती है, आसपास को एग्जामिन करती है और निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही फॉग आती है, थोड़ी देर रुकती है और थोड़ी देर वहां बैठने के बाद चली जाती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आप लोगों का अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, व्हाट डज द पोएट डिसाइड, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय। तो बच्चे यहाँ पर कंडोल करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है मनाना, या आप कह सकते हो सिंपथी दिखाना, सिंपल टर्म्स में शो सिंपथी। तो यहाँ पर हमारे जो पोएट थे उन्होंने बोला कि मैं हमारे बॉय को बिल्कुल भी सिंपथी नहीं दिखाऊंगा। ऐसा उन्होंने क्यों बोला और बॉय को सिंपथी क्यों दिखानी थी? क्योंकि उसने अपनी बॉल को खोया है। तो उनका कहना ये था कि पहली बात तो जो लॉस वो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, प्लस ही विल नॉट लर्न, ही विल नॉट गेट अ लेसन। अगर आप उसे समझा दोगे इन सब चीज़ों से तो जो लाइफ लेसन उसको मिलना है, जो सबक उसको मिलना है, वो ज़िंदगी का सबक उसको नहीं मिलेगा और फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इस चीज़ का। तो इसीलिए बच्चे ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए कि इट विल बी ऑफ नो यूज़। उस बच्चे अगर आप बॉल जाके दे ही दोगे बच्चे को या उससे बात ही करने चले जाओगे तो जो चीज़ उसने खोई है उसका लॉस वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि ठीक है मुझे दूसरी बॉल मिल जाएगी, या शायद वो अपनी ग्रीफ को ही हैंडल ना कर पाए। तो इसीलिए पोएट ने सोचा कि नहीं, कभी कभी इंसान को अपने दुख अकेले झेलने पड़ते हैं और वो चाहते थे कि वो बच्चा वहां पर रहे और अकेले उस चीज को एक्सपीरियंस करे। नेम द लिटरेरी डिवाइस नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो बच्चे यहाँ पर ये जो बाइज में बी, बॉल का बी और बैक का बी है, ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ना तो यहाँ पर रूपक अलंकार लग रहा है, ना सिमिली लग रहा है बच्चे, ना एनाफोरा लग रहा है। मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सिमिली होता है एज या लाइक लगाकर कंपैरिजन, एज या लाइक लगाकर जब आप कंपैरिजन करते हो, और बच्चे एनाफोरा होता है जब आपके 2, 3, 4 सेंटेंसेस के अंदर पहला वर्ड मिल रहा होता है, जैसे एंड लगा हो, द लगा हो, या कोई भी वर्ड मैच कर रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाई डज द पोएट नॉट डिसाइड टू कंडोल द बॉय। बच्चे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, द आंसर इज इट विल बी ऑफ नो यूज।
ठीक है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हु वाज हॉरेस डैनबी। पहला सवाल आता है हॉरेस डैनबी कौन था एंड लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को हॉरेस डैनबी के बारे में बताना है। तो हॉरेस डैनबी कौन था, वो एक मिडिल एज्ड अनमैरिड मैन था। बेसिकली 50 ईयर्स का ये आदमी था, इसने शादी नहीं करी थी और ये 50 साल का था जैसे यहाँ पे लिखा है। इसके यहाँ पर एक सर्वेंट था जो इसकी बहुत केयर करता था, सर्वेंट हु केयर्ड अ लॉट, who cared for him, ठीक है। रीजनेबली ही हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। अगर देखा जाए तो जो इसका बिजनेस था वो बहुत फूला फला हुआ था, बहुत अच्छा बिजनेस ये करता था। और किसका करता था, लॉक मेकिंग का बिजनेस करता था, ताले बनाने का काम ये करता था। लोग इसको बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैन बोलते थे, लेकिन ही वॉज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट। अब इसके आगे क्यों, बिकॉज ही रॉब्ड अ हाउस एनुअली, क्योंकि वो हर साल एक ना एक घर के अंदर चोरी करता था फॉर बुक्स। तो भले ही उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसने अपना क्या किया, उसने अपने हुनर को गलत इस्तेमाल किया, उसने अपने हुनर का, ठीक है। उसने क्या किया, वही हुनर वो चाहता तो यूज कर सकता था लोगों का भला करने के लिए, लेकिन नहीं, उसने वो लोगों का भला करने के लिए यूज नहीं किया, उसने नेगेटिविटी फैलाने के लिए उसको यूज किया। और नेगेटिवली उसने क्या किया, जब उससे लॉक्स बनाने उसे आते थे, तो जो इंसान को लॉक बनाने आते हैं उसको लूप होल्स भी पता होंगे, उसे कच्चे पॉइंट भी पता होंगे, इसी वजह से वो खुद लॉक्स खोल भी लिया करता था, ठीक है। और लोगों के घरों से चोरी करके चला जाया करता था। वो फंसा कब, जब वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने जाता है और वहां चोरी करके वो पकड़ा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, Why did Horace Danby study the house at Shortover Grange? तो जो शॉर्टओवर ग्रेंज था उसको हॉरेस डैनबी ने पहले स्टडी क्यों किया। तो बच्चे, जब भी आपको अपने इस दुश्मन को हराना होता है तो आप अपने दुश्मन के बारे में जांच पड़ताल करते हो, उसके वीक पॉइंट्स देखते हो, आप क्या देखते हो, उसके लूप होल्स देखते हो कि इसके अंदर ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो चोर भी क्या करता है, चोरी करने से पहले करता है बच्चे रेकी, REKI, रेकी। रेकी करने का मतलब होता है देखना, पहचानना या समझना कि वहां पर क्या क्या है, चीजों को अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में समझना। तो हॉरेस डैनबी ने भी यही किया। हॉरेस डैनबी ने पूरे घर को, शॉर्टओवर ग्रेंज को स्टडी किया, क्योंकि ही वाज प्लानिंग टू रॉब एट द सेफ इन द हाउस, क्योंकि वो प्लान कर रहा था उस घर में चोरी करने का। वो एक बहुत ही मेटिकुलस प्लानर था, या आप कह सकते हो बहुत ही एक्यूरेट प्लानर था, बिकॉज उसे पता था कि घर में कोई चीज कहां पर पड़ी है, और उसने माइन्यूटेस्ट डिटेल, आप कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट डिटेल को भी उसने दिमाग में रखा कि कितने बजे सर्वेंट जाते हैं, कितने बजे सर्वेंट आते हैं, ठीक है। उसे हर चीज के बारे में पता था, उसे सर्वेंट्स के बारे में पता था, उसे वेयर अबाउट्स पता थे। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है कि घर के ओनर कहाँ पे हैं, घर के लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। सरप्राइजिंगली उसे नेम ऑफ डॉग भी पता था कि डॉग भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे सेफ की लोकेशन पता थी कि सेफ कहाँ पर है, ठीक है। उसे लॉक पता था कैसे खोलना है। ही न्यू हाउ टू, आप कह सकते हो, स्टॉप अलार्म सिस्टम, उसको अलार्म सिस्टम रोकना आता था। मतलब ऐसा घर में कुछ भी नहीं था जो हॉरेस को नहीं पता था, क्योंकि हॉरेस बहुत टाइम से इस घर को स्टडी कर रहा था, जिसकी वजह से वो इस घर में जाकर बहुत आराम से चोरी कर सकता था। उसने सारी की सारी डिटेल्स पहले ही इकट्ठी कर ली थी बिफोर कि वो वहां पर चोरी करने गया। ही नेवर लेफ्ट बिहाइंड इवन द स्लाइटेस्ट क्लू आफ्टर द क्राइम। लेकिन इस बार उसने अपने ग्लव्स जो थे वो रिमूव कर दिए थे, और ग्लव्स को रिमूव करने की वजह से ही उसके फिंगरप्रिंट्स रह गए, और वो फिंगरप्रिंट्स डिटेक्ट हो गए जब पुलिस को पता लगता है कि इस घर में चोरी हुई है। और जब वो मैच हो जाते हैं हॉरेस डैनबी से, तो हॉरेस डैनबी को पकड़ के जुर्म में जेल लेकर चले जाते हैं। Where did Horace find the key and how did he know about it? तो हॉरेस को इस घर की चाबी कैसे मिली और उसे इस चाबी के बारे में कैसे पता था। तो हॉरेस डैनबी ने क्योंकि घर को बहुत ध्यान से स्टडी किया था, तो उसे पता था कि जो चाबी है वो किचन डोर के अंदर लगी हुई है, एक हुक के बाहर जो दरवाजे के बाहर रहता है। उसको ये पर्सनली इसीलिए पता था क्योंकि उसने हाउसकीपर को वो चाबी वहां पर छोड़ते हुए देखा था। तो अब ये कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट भी थे। उसको ये भी पता था कि जो सर्वेंट्स हैं वो मूवी के लिए जा रहे हैं, गोइंग फॉर अ मूवी, वो लोग मूवी देखने जा रहे थे, और मूवी देखने जा रहे हैं तो इतनी जल्दी वापस तो नहीं आएंगे। तो उसको पता था कि उसके पास 3 से 4 आवर्स हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि पूरी फैमिली जो है वो आउट ऑफ स्टेशन थी, एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री ही थी, ठीक है। तो ही न्यू कि उसका रास्ता खाली है, वो बहुत प्यार से चोरी
कर सकता है। अब सवाल आता है, हाउ डिड हॉरेस प्लान एंड कैरी आउट अ रॉबरी इन अ हाउस एट शॉर्टोवर ग्रेंज, और वहां जाकर उसको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो भैया हॉरेस डैनबी जो था उसने बड़े ध्यान से इस घर को देखा था जब उसने डिसाइड किया था कि वो इस घर की चोरी करेगा। He studied the rooms, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ, गार्डन एंड एवरीथिंग। हर चीज उसने स्टडी करी। He also monitored the people coming in and going out of the house. उसने ये भी देखा कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, ताकि वो अपना टाइम प्रॉपरली सेट कर सके। He even gathered information about the interior of the house. ये इतना ज्यादा स्मार्ट था कि इसने घर के अंदर के इंटीरियर की भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी थी, क्योंकि इनके घर के बारे में, शॉर्टोवर ग्रेंज के बारे में एक मैगजीन में लिखा हुआ था, और उस मैगजीन में पूरे घर का प्लान था, घर का नक्शा था कि कौन से रूम कहाँ पर है, कहाँ पे क्या क्या है। और एक्चुअली देखा जाए तो चोरी को खुद ही इनवाइट कर रहे थे शॉर्टोवर ग्रेंज वाले, बिकॉज इस मैगजीन में ये तक लिखा था कि ये ड्राइंग रूम के अंदर जो सबसे बड़ी पिक्चर है, इसके पीछे एक तिजोरी भी है, ठीक है, एंड अ पिक्चर ऑफ द ड्राइंग रूम अलोंग विद द लोकेशन ऑफ द सेफ, यानी तिजोरी की लोकेशन। सबसे बड़ी पागलपंती ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल लिविंग इन शॉर्टोवर ग्रेंज वाज कि उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है, ये चीज मैगजीन में थी। तो इट इज लाइक कि आओ चोर चोरी करो वाली बात है कि तुमने अपने घर के लूप होल्स, अपने घर के वीक पॉइंट्स पहले ही अगर मैगजीन में छपवा दिए तो देयर आर फुल चांसेस कि आपके घर में चोरी होगी। एंड हॉरेस डैनबी टुक द चांस टू गो इनसाइड एंड रॉब देयर हाउस ऑन द फेटफुल डे। उस दिन पे जिस दिन चोरी होनी थी, हॉरेस ने अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली उस घर में घुसने के लिए। जब सर्वेंट जो थे वो 4 आवर्स के लिए बाहर गए थे क्योंकि वो सब एक मूवी देखने गए हुए थे, उसने बड़े आसानी से की को उठाया जो किचन डोर के हुक के ऊपर थी, क्योंकि उसने हाउसकीपर को वहां पर वो चाबी टंगाते हुए देखा था। उसके बाद जब वो घर में जाता है और चोरी करने वाला ही होता है, उतने में उसको एक परेशानी हो जाती है, क्योंकि वहां पर उसे एक और थीफ मिलता है या मिलती है जो सरप्राइजिंगली देखा जाए तो उससे काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा शानी और काफी ज्यादा चंट थी। कैसे? जो लेडी थी उसने आउटविट किया, बेसिकली आउटस्मार्ट किया, मतलब इसका पागल बनाकर अपना काम साध गई। हॉरेस एक्सप्लॉइटेड हिज फियर ऑफ अरेस्ट टू मेक हिम नर्वस। उस लेडी ने क्या किया, उसको जब ये पता लगा कि हॉरेस चोरी के डर से, जेल जाने से डरता है, अपनी इमेज खराब होने से डरता है, तो उसने उसको बड़े ही दिमाग से इसी बात के ऊपर मैन्युपुलेट किया, और मैन्युपुलेट करके उससे ही चोरी करवा ली और पैसा लेकर, ज्वेलरी लेकर भाग गई, और सारा का सारा ब्लेम हॉरेस के ऊपर आ गया। शी क्लेवरली फैब्रिकेटेड हर इमेज, यानी आप कह सकते हो कि बनाई, झूठी इमेज बनाई उसने। एक कैसी इमेज बुन ली अपनी कि वो इस घर की मिस्ट्रेस है, यानी वो मास्टर है, इस घर की ओनर है इस घर की, और वो अपनी ज्वेलरी भूल गई है। और हॉरेस, क्योंकि जिसको अपनी जान बचानी थी, जिसको ये लग रहा था कि अगर इस लेडी ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी तो मेरा क्या होगा, और उस चीज की वजह से हॉरेस इतना डरा हुआ था कि वो मान गया उस लेडी की बात और उसने उस पर विश्वास कर लिया। ही मेड द मिस्टेक ऑफ ओपनिंग द सेफ फॉर हर, और उसने उस लड़की की बात मानकर वो सेफ उसके लिए खोल दिया। बिना ग्लव्स पहने उसने वो सेफ खोल दिया और अपने फिंगरप्रिंट्स पीछे ही छोड़ गया, जिसकी वजह से एट द एंड वो जेल में आ गया। अब ऑल्दो जेल में उसकी ड्यूटी जो थी वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की थी, बचपन से ही उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अब ऑल्दो अब उसकी पूरी जिंदगी किताबों के आसपास ही लाइब्रेरी अब ऑल्दो उसकी पूरी जिंदगी लाइब्रेरी में रहकर ही बीत सकती है, ऑल्दो वो पूरे टाइम किताबें पढ़ सकता है, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर, उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी, उसे कीमत चुकानी पड़ी अपनी इज्जत की, कीमत चुकानी पड़ी उसे अपनी फ्रीडम की, जो बिल्कुल भी वो चाहता नहीं था कि किसी भी हाल में उसके साथ कुछ ऐसा हो। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारे पास। अगला सवाल कहता है, हॉरेस डैनबी एक गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन था, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। आपको क्या लगता है कि ये डिस्क्रिप्शन जो हॉरेस के बारे में दी गई है ये किस हद तक सही है, और व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ? आप उसे एक कट्टर चोर क्यों नहीं कह सकते, टिपिकल चोर क्यों नहीं कह सकते? तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो डाउट कि हॉरेस डैनबी एक गुड और रिस्पेक्टेबल सोसाइटी था, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रन करता था लॉक मेकिंग का, और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, और उसके पास इतना पैसा था कि उसके पास 2 हेल्पर्स और 1 हाउसकीपर था अपने घर में, मतलब काफी रिस्पेक्टेड काम करता था वो। आप उसे कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक बारी चोरी के अंदर अपने आप को इंडल्ज करता था, ऑल्दो साल में सिर्फ एक ही बारी चोरी करता था, लेकिन बड़ी चोरी करता था। उसकी इंटेग्रिटी मेरिट्स सस्पिशन, यानी आप कह सकते हो कि जो उसकी इज्जत है
उसकी इज्जत पर हमें शक जरूर होता है, क्योंकि एज ये सर्व्ड सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी 15 ईयर्स अगो, क्योंकि 15 साल पहले ही हॉरेस डैनबी जो है इन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर सजा काटी थी। तो क्यों काटी थी, अब उसी की कहानी थी जो हमने अभी कहानी में पढ़ी कि हॉरेस डैनबी चोरी करने गए थे और चोरी करने के बाद वो बेचारे वहां फंस गए। तो उसकी डिस्क्रिप्शन एज अ मैन हु इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि अभी तो वो बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल आदमी है, लेकिन 15 साल पहले उन्होंने जेल की सजा काटी थी। वो क्यों काटी थी, क्योंकि वहां पर वो किताब चोरी करने, वो बेसिकली शॉर्ट ऑफ ग्रेंज की चोरी करते हुए पकड़े गए थे। However, it will be wrong to consider him a typical thief. लेकिन अगर आप उन्हें एक टिपिकल चोर कहते हो तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल चोर जो है वो पूरे साल चोरी करता है, लेकिन इनका लॉजिक था कि ये सिर्फ रिच लोगों से चुराते थे, जिनके पास से अगर पैसा कम हो भी जाए तो उनको कोई फर्क ना पड़े। यानी ये लोग बहुत ध्यान से अपना जो शिकार थे वो चुनते थे। He did not earn his livelihood out of it and took stealing to be able to afford his costly hobby to collect rare and expensive books. एक और बड़ी चीज, वो चोरी करके उस चोरी के पैसे से अपना काम नहीं चलाते थे, अपना रोजमर्रा का खर्चा नहीं चलाते थे। उन पैसों को वो यूज करते थे उन महंगी महंगी किताबों को खरीदने के लिए, जो वैसे उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है और उनके पास उतना पैसा था नहीं, तो चोरी करके वो पैसा सिर्फ एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने में यूज करते, जो वो अपनी नॉर्मल मॉडेस्ट इनकम, यानी आप कह सकते हो कि बेसिक इनकम के साथ अब वो मैच नहीं कर पा रहे थे। वो सारा काम अब ये कैसे कर रहे थे, वो सारा काम ये कर रहे थे अब चोरी करके। ठीक है, तो यस ही वॉज अ गुड मैन बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है, अब सवाल आता है हाउ डज ऑजिबल ट्राई टू चीयर अप फोलर। तो बच्चे ये वाला सवाल तब है जब फोलर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, जब फोलर को ये पता लगता है कि मैं तो यहाँ पर देखने आया था कुछ एडवेंचरस, कुछ थ्रिल, लेकिन यहाँ पर मुझे ना तो कोई एडवेंचर मिल रहा है और ना ही मुझे कोई थ्रिल मिल रहा है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उस समय पे जो ऑजिबल था, यानी हमारा डिटेक्टिव, द फैट डिटेक्टिव, उसको पता था कि फोलर की जो इच्छाएं हैं वो टूट गई हैं, उसकी जो उम्मीदें थी वो चूर चूर हो गई हैं। तो उसने उसको बोला, जब उसने उसकी डिसअपॉइंटमेंट को सेंस किया तो उसने उसको बताया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्रेट एंड सिग्निफिकेंट पेपर्स। उन्होंने बताया कि ये एक सीक्रेट आने वाला है और कुछ सिग्निफिकेंट, या आप कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स अभी मेरे पास आने वाले हैं आज रात को। उसने यंग राइटर को ये भी बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सून जो तुम यहाँ चीज एक्सपीरियंस करने आए हो, जो चीज तुमने एक्सपेक्ट करी है एक्सपीरियंस करने के लिए, वो सब तुम एक्सपीरियंस करोगे, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। चीजें धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आने लगेंगी, एकदम से इतने निराश मत हो। अब एक कहानी आती है, हु इज मैक्स एंड व्हाट मेक्स हिम मेनेसिंग। मेनेसिंग का मतलब है प्रॉब्लमैटिक। मैक्स कौन था और वो प्रॉब्लमैटिक क्यों था, वो मुसीबत का सबब क्यों था लोगों के लिए। तो बच्चे, मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था जैसे ऑजिबल था, लेकिन वो राइवल ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो कि दुश्मनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। और जो पेपर यहाँ पर ऑजिबल की कंपनी के पास आने वाले थे, वही पेपर लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो ना तो बहुत ज्यादा लंबा था और ना बहुत ज्यादा छोटा, मीडियम हाइट का वो था। उसके फीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो काफी क्राफ्टी था, आप कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा कनिंग था। उसके चेहरे से देखकर पता लगता था कि वो बहुत तेज तर्रार है, सुनियो जैसी शक्ल थी उसकी बिल्कुल, और फॉक्स लाइक, बड़ी ही आप कह सकते हो कि शार्प फीचर थे उसके फेस के, और उसके चेहरे को देखकर ये लगता था कि ये बड़ा ही तेज इंसान होगा। However, he is resourceful, लेकिन उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ध्यान से एक पास की, कह सकते हो यहाँ पर उसने एक फेक की का जुगाड़ कर लिया था हॉरेस के कमरे में घुसने के लिए। ऑल्दो जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी यहाँ पर कि अगर वो उस चाबी का इंतजाम कर पा रहा है तो, और यहाँ पर वो उन इम्पॉर्टेंट पेपर्स को लेने के लिए पहुंच गया था। तो अब ये कह सकते हो कि वो डेयरिंग भी था। वो मेनेसिंग इसीलिए था क्योंकि उस समय पे जब वो इन्हें डरा रहा था, जब वो इन्हें थ्रेटन कर रहा था, तो उसके हाथ में एक पिस्टल थी, एक गन थी, जिसको वो पॉइंट कर रहा था ऑजिबल एंड फोलर की तरफ। तो यहाँ पर बोथ ऑफ देम वर रिस्किंग देयर लाइव्स। ऑल्दो यहाँ पर एडवेंचर तो हो रहा है, लेकिन एक एडवेंचर के साथ साथ वो लोग अपनी जिंदगी पर भी दाव खेल रहे थे। दे वर रिस्किंग देयर लाइव्स बिकॉज द एनी टाइम यू डोंट नो, वो आदमी इतना बड़ा पागल था, यू डोंट नो कब वो ट्रिगर दबा दे एंड कब ट्रिगर दबाने से ही इज गोइंग टू किल एवरीबडी। तो इसीलिए दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम कि ऐसा क्या हो सकता है। अब सवाल आता है, हु एक्चुअली नॉक्ड द डोर, हाउ डिड ऑजिबल टेक एडवांटेज ऑफ द नॉकिंग। तो यहां पर जब ऑजिबल उसको कहानी समझा रहा था,
तो जब ऑजिबल उसको कहानी समझा रहा था, व्हेन ही वाज टेलिंग अबाउट द फैक्ट कि वहां पर एक बालकनी थी, तो बालकनी के बारे में बताते हुए उतने में ही दरवाजे पर एक नॉक होता है एंड मैक्स गॉट रियली स्केयर्ड बिकॉज ऑजिबल ने बोला कि बाहर वहां पर पुलिस है। और मैक्स इतना डर जाता है कि उसने बोला कि मैं काम करता हूं, मैं बाहर की बालकनी में छुप जाता हूं, जब पुलिस आएगी तो उसको यहां से भेज देना, तब तक मैं बालकनी में खड़ा रहूंगा। अब क्योंकि मैक्स ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया था, तो मैक्स ने क्या किया, मैक्स वेंट आउटसाइड दी बालकनी, लेकिन वहां पर एक्चुअली कोई बालकनी थी ही नहीं और उसकी वजह से वो 6th फ्लोर से नीचे गिरता है एंड ही वाज डेड। वहां से गिर के वो क्या लिख दिया मैंने, और वहां से गिर के वो मर जाता है। तो हेनरी जो वेटर था फ्रेंच होटल का, वो जहां पर ऑजिबल रुका था, एक्चुअली उसने दरवाजा नॉक किया था, नॉट द पुलिस, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो ड्रिंक देने आया था जो सीक्रेट एजेंट ने ऑर्डर करी थी, यानी ऑजिबल ने ऑर्डर करी थी। तो यानी ऑजिबल को पता था कि दरवाजे पर पुलिस नहीं है, ऑजिबल को यह चीज पता थी कि वहां पर कौन आने वाला है, उसे पता था कि वहां पर वेटर आने वाला है, हेनरी आने वाला है, कोई भी पुलिस नहीं आने वाली। लेकिन ऑजिबल ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि उसने मैक्स के दिमाग में वो पैनिक, वो डर क्रिएट करा कि बाहर पुलिस है, पुलिस है, पुलिस है, और करते करते वो वहां से बच गया। ऑजिबल टुक द एडवांटेज ऑफ द टाइमली नॉकिंग, उसने इस नॉकिंग का फायदा उठाया और मैक्स को बोला कि बाहर पुलिस है और उसको नर्वस कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है। इंपल्सिव डिसीजन का मतलब होता है जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन। उसने बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन लिया और विंडो से कूद गया, और विंडो से कूदने के बाद वो मर गया। और इतना बड़ा पागल था मैक्स कि उसने विश्वास कर लिया यहाँ पर ऑजिबल की बात के ऊपर, बिना रीचेक करे कि वहां पर एक्चुअली में कुछ था, कोई विंडो थी, कोई बालकनी थी या नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। सवाल है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर या अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। ये दोनों सेइंग्स को आप लोगों को द मिडनाइट विजिटर के साथ एक्सप्लेन करना है। एक बार आप पढ़िए, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। तो बेटा पहली लाइन है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये होता है किसी भी किताब को उसके कवर के आधार पर जज मत करो। क्या पता कवर बहुत सुंदर हो, किताब अंदर से गंदी हो, या कुछ भी, या किताब का कवर आपको अच्छा ना लग रहा हो लेकिन किताब पढ़ने में अंदर से बहुत अच्छी हो। तो वो कहते हैं कि आप इंसान को जैसा देख रहे हैं ना, उसको उसके आधार पर कभी जज मत कीजिए। जब तक आप उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, समझते नहीं है, उसको जज नहीं करना चाहिए। और अपीयरेंसेस यानी जो आप जैसे दिखते हैं, ये सब डिसेप्टिव है, ये सब धोखा है, ठीक है, दिखावा है। जो जैसे आप दिखते हैं ये सब धोखा है। अगर आपको इंसान को जानना है तो उससे बात करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा। ये दोनों की दोनों लाइनें इस चैप्टर में बिल्कुल फिट बैठती हैं कि बुक को कभी भी उसे कवर के आधार पर जज मत करो। अगर आप ऑजिबल को ये जज कर रहे हो कि ऑजिबल तो मोटा सा है, बिल्कुल भी डिटेक्टिव जैसा नहीं दिखता है, तो ऐसा नहीं है। जितना दिमाग डिटेक्टिव ऑजिबल में था ना, उतना किसी के पास नहीं था इस स्टोरी के अंदर। और मैक्स जो इतना स्मार्ट लग रहा था, सबसे बड़ा पागल वही निकला यहाँ पर। तो जनरली लोग जो है ना, वो दूसरों को जज कर लेते हैं उनकी अपीयरेंसेस की, वो बाहरी तरीके से कैसे दिखते हैं, और अपने ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। जो ओपिनियन इस तरीके से बनाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। ये ट्रू है पर्टिकुलरली विद द रिगार्ड मिडनाइट विजिटर, कि आप जैसा इंसान को देखकर समझ लेते हो, जरूरी नहीं है वो इंसान वैसा हो। फॉलर जब ऑजिबल को मिलता है तो उसे बड़ा ही डिसअपॉइंटेड फील हो रहा होता है, क्योंकि जैसा उसने पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट होते हैं, बिल्कुल भी वैसा नहीं था हमारा ऑजिबल। क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी अपनी फिल्म से, मूवी से, स्टोरीज से, उसके हिसाब से मैक्स ऑजिबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसने देखा कि वहां पर एक फैट और एक स्लॉपी मैन, बेसिकली शॉर्ट हाइटेड, एक छोटी हाइट का मैन जो था वो उसको मिलने आया है, और वो भी कैसे होटल में, एक डल से होटल में, एक एजाइल फिगर सराउंडेड बाय मिस्ट्री, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग एंड वाइन एंड डार्क आइड ब्यूटीज। अब उसने इमेजिन किया था कि उसको मिलेगा क्या, कोई मिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, अब गोलियों की आवाजें मिलेंगी, ड्रग्स मिलेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेंगी। लेकिन ऑजिबल बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था जैसा उसने सोचा था, ऑजिबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। हाउएवर जब फॉलर को बाद में पता लगता है कि ऑजिबल की अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल डिसेप्टिव है, उसने जान के वो धोखे वाली इमेज बनाई हुई है ताकि उसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान समझे। क्योंकि अगर वो यहाँ पर एक डिटेक्टिव के तरीके से रहेगा, तो डिटेक्टिव के तरीके से रहने से उसको शायद बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए वो एक नॉर्मल पर्सन जैसे वहां पर तैयार होकर खड़ा था।
In manner in which he outsmarts Max and gets rid of him without much trouble proves that although his cover is not attractive, जिस तरीके से वो अपने आप को बचाता है और मैक्स को मरवाने में मदद करता है, ये दिखाता है कि ज़रूरी नहीं है कि कवर मतलब आउटर अपीयरेंस की इंसान जैसा दिखता है वो अट्रैक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान के अंदर है वो चीज़ पढ़ने लायक नहीं है या फिर वो अच्छी नहीं है। तो इसे ज़रूरी नहीं है कि जैसी चीज़ें आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही वो अच्छे से एक्चुअली में अच्छी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चीज़ों को खुद पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसको जानने के लिए। ऑजिबल में वो सारी रियल क्वालिटीज थी जो एक एजेंट में होनी चाहिए। ऑल्दो वो दिखने में स्मार्ट नहीं था, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और अपने क्विक विटेड, आप कह सकते हो कि स्मार्ट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, अपने स्मार्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग की वजह से उसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया और अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी से, ऐसी ट्रिकी सिचुएशन से काम मैनर में वो अपने आप को और ऑजिबल दोनों की फुलर दोनों की जान को बचा पाया। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला सवाल है, मैक्स इज नो मैच टू ऑजिबल एज अ सीक्रेट एजेंट, जस्टिफाई गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब वो कहते हैं मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था और ऑजिबल भी एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन ऑजिबल का मुकाबला मैक्स नहीं कर सकता। आपको चैप्टर में से एग्जाम्पल्स देके इस आंसर को बताना है। तो बच्चे, ऑजिबल रिसीव्स अ जोल्ट, बेसिकली ऑजिबल को एक शॉक मिलता है जब वो अपने कमरे में घुसता है और मैक्स को वहां देखता है, जो कि एक राइवल सीक्रेट एजेंट था, यानी इसका दुश्मन सीक्रेट एजेंट कंपनी से था, मेनेसिंगली फ्लॉन्टिंग अ पिस्टल एट हिम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ही वाज शोइंग ऑफ, वहां पर वो एक बंदूक इनकी तरफ ताने खड़ा हुआ था। मैक्स वॉन्ट टू टेक द कवेटेड रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स बाय फोर्स। अब वो जो सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली थी ऑजिबल के पास, so कवेटेड का मतलब है सीक्रेट, वो जो सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली थी वो रिपोर्ट वो लेकर जाना चाहता था। उसने उस पिस्टल को यूज किया अपनी एडवांटेज में, उसको वॉर्न करने के लिए कि तुम रुक जाओ और मुझे यहाँ से मेरे को ये पेपर जो आएंगे मुझे दे देना, तुम्हें पेपर मैं नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मैक्स था ना, ही वॉज जस्ट स्पीकिंग, ठीक है, ही वॉज जस्ट शाउटिंग एंड नो ब्रेन्स। लेकिन यहाँ पर ऑजिबल जो था वो बहुत शांत था, और शांत कहते हैं ना, जितना शांत पानी होता है वो उतना गहरा होता है, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर कि ऑजिबल जितना शांत था उसका दिमाग उतना तेज था। However, Ozible composes himself and showed Gray's presence of mind by concocting the story about the presence of a balcony under the window of his room। यानी उसने यहाँ पर, आप कह सकते हो कि मेड अप, उसने यहाँ पर एक स्टोरी बनाई, झूठी स्टोरी बनाई कि उसे कमरे के नीचे एक बालकनी है, और इसी तरीके से उसने मैक्स को एलिमिनेट करने का, बेसिकली रिमूव करने का प्लान बनाया। और जब जैसे ही मैक्स को लगा कि देयर इज नो मैच टू हिम, जब मैक्स को लगा कि भैया मैं सर्वोपरि हूँ, उसी समय ऑजिबल ने अपनी बाजी खेली और मैक्स को मरवा दिया। ऑजिबल यूजेस द नॉकिंग एट द डोर। ऑजिबल ने जो दरवाजे पर खटखटाहट हुई, उससे पहचान लिया कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं इसको अपने फायदे में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुआ, हमारा जो मैक्स था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं जाकर छुप जाता हूँ, बिकॉज जब उसे बोला गया कि बाहर पुलिस है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाता है। लेकिन रियलिटी में वहाँ पर कौन था? हेनरी द वेटर था, जो वहाँ पर ड्रिंक लेकर आया था, और ये चीज़ ऑजिबल को पता थी। नर्वस मैक्स को लगता है कि पुलिस आ गई है और उसने एक जल्दीबाजी में डिसीजन लिया और बोलता कि मैं बालकनी में जा रहा हूं खड़े होने के लिए। अब यहाँ पर उसने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि वो चेक कर ले कि बाहर एक्चुअली कोई बालकनी है या नहीं, और उसने बिना चेक करे ही वो वहां से कूद जाता है और मर जाता है। इस तरीके से ऑजिबल सक्सेसफुल हो जाता है उसे आउटस्मार्ट करने में, और उसकी पिस्टल होने के बावजूद भी, उसने बस पिस्टल होने के बावजूद भी अपने आप को बचा लेते हैं बिना हल्का सा भी हार्म आए। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बच्चे हम लोग कुछ लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ डज द फॉग कम? बच्चे फॉग कैसे आती है? तो फॉग बच्चे आप लोगों को पता है कि कैट से कंपेयर करी गई है, तो वो कहते हैं द फॉग्स कम क्वाइटली एंड स्टेल्थीली। बेटा स्टेल्थीली का मतलब होता है हिडन तरीके से, काफी छुपके आती है। ये एब्सोल्युटली अननोटिस्ड आती है और बहुत ही नॉइजलेसली अपीयर कर जाती है, बिल्कुल कैट जैसे। इट्स क्रीपी, ठीक है, ये बहुत ही क्रीपी है, बहुत धीरे धीरे आती है। एंड स्विफ्ट एंड स्नीकी मूवमेंट्स आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अ कैट। यहाँ पर बेटा वो इनके साइलेंट हॉन्चेस से कंपेयर करते हैं कि बिल्कुल कैसा है, ये साइलेंट हॉन्चेस ऑफ द कैट जैसे। कैट आती है, वो भी बैठती है, ठीक है, सिट्स फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर देन मूव्स ऑन, और उसके बाद वहां से चली जाती है। ठीक है,
देयर इज नो प्रायर वार्निंग, यहाँ पे कोई भी बिफोर, कोई भी पहले वार्निंग नहीं आती कि जो हमारी फॉग है वो आने वाली है या फॉग जाने वाली है। तो फॉग जैसे आती है वो वैसे ही चली जाती है, अननोटिस्ड आती है और अनडिटेक्टेड ही चली जाती है। ठीक है, दोनों का इसका डिपार्चर और अराइवल दोनों ही अननोटिस्ड और बहुत ज्यादा मिसलेनियस होता है। हाउ डज द पोएट प्रेजेंट फॉग एज अ लिविंग बींग? तो बच्चे पूरी पोम के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, क्योंकि आप कहते हो पर्सोनिफिकेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉग को बोला गया है कैट। कैट क्या है? एक लिविंग बींग है, नॉट पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग। तो फॉग एक नेचुरल फिनोमिना है जो नेचुरल लॉज के हिसाब से होता है, एंड इट इज इनएनिमेट। बेसिकली कहा जाए तो इट इज नॉन लिविंग। ठीक है, इसमें जिंदगी नहीं है, एनिमल नहीं है, ये नॉन लिविंग फिनोमिना है। ठीक है, फॉग का आना, फॉग का जाना, लेकिन पोएट ने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसे कंपेयर कर दिया है कैट से और उसको एक लिविंग बीइंग की हिम्मत कैटेगरी दे दी। यहाँ पर ये जो वर्ड है बच्चे, कम्स, आना, बैठना, मूव्स ऑन, ये सारे दिखाते हैं कि फॉग एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि आना, बैठना, जाना ये सारा काम इंसान करता है जनरली। ठीक है, इट कम्स स्टेल्थीली लाइक अ कैट, ये छुपते छुपाते एक बिल्ली की तरह आती है, सिटी के ऊपर बैठती है जैसे कैट किसी के बरामदे पर आकर बैठती है, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती है, अपने आसपास देखती है और उसके बाद आगे निकल जाती है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करती है, छुपते छुपाते आती है और बहुत ही छुपते छुपाते वहां से चली जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। What kind of visual imagery is found in the poem Fog? सवाल आता है कि फॉग में आपको कैसी विजुअल इमेजरी देखने को मिलती है। विजुअल इमेजरी का मतलब है बच्चे कि आंखों में इमेजिनेशन, मतलब आप कैसी टाइप ऑफ इमेजिनेशन इस पोम के अंदर देख पाते हो, या ये पोम को पढ़ के आप क्या इमेजिन कर पाते हो। तो बच्चे कार्ल सैंडबर्ग ने जो पोम लिखी है फॉग, ये ऑल्दो बहुत छोटी है लेकिन ये भरी हुई है विजुअल इमेजरी से। इसमें बहुत सारी इमेजेस आप अपने मन में क्रिएट कर सकते हो। ये पोएट जो है वो एक हार्बर को दिखाते हैं, बेसिकली वो एक बंदरगाह को दिखाते हैं। अब आप बंदरगाह इमेजिन कर सकते हो कि बंदरगाह के आसपास एक शहर है, शहर के ऊपर धीरे धीरे करके बर्फ नहीं, फॉग आ रही है। इट इज एनगल्ड, मतलब कवर्ड इन फॉग, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी फॉग में खो गई। देयर इज ऑल्सो पिक्चर ऑफ कैट कमिंग स्टेल्थीली, क्योंकि वो इसे कैट से कंपेयर करते हैं तो हमारे मन में कैट की इमेज भी आती है जो अपने हॉन्चेस पर बैठती है और चली जाती है। इनफैक्ट ये पूरी पोम जो है ना, ये फॉग की इमेज के ऊपर है कि ये सिटी के ऊपर कैसे आती है और ये कैट से कैसे कंपेयर की जाती है। ये सारी चीजें जो है बच्चे इस पोम के अंदर एक विजुअल यानी आंखों देखी इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। अब बच्चे ये बहुत जरूरी है कि विच 3 स्टेजेस ऑफ फॉग डज द पोम रिप्रेजेंट, कि ये जो पोम है ये फॉग के कौन से 3 भागों को दिखाती है। तो कार्ल सैंडबर्ग की ये जो बहुत छोटी पोम है 4 लाइफ लाइनों की फॉग, ये रिप्रेजेंट करती है कुछ ऐसे वर्ड्स या बेसिकली फॉग के 3 स्टेजेस, फॉग का आना, फॉग का बैठना और फॉग का चले जाना। इट्स डिसेंट ओवर द सिटी, बेसिकली उसका आना और पूरे शहर को कवर कर लेना, एंड दी हार्बर जो सिटी के पास, ये बेसिकली शिकागो के हार्बर की बात की गई है। इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, कुछ देर इसका वहां रुकना और उसकी अल्टीमेट रिट्रीट यानी गोइंग बैक, और उसके बाद उसका वापस चले जाना जहां से वो आया है। इन ऑल द 3 स्टेजेस पोएट मेटाफोरिकली यानी आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं किसको, फॉग को, उसकी मूवमेंट को विद द कैट। द पोएट नरेट्स कि फॉग किस तरीके से सिटी को पूरा कवर रखती है और कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि वो फॉग कब आई और कब चली गई। ये सडनली आती है, जैसे कैट आती है और चली जाती है बिल्कुल अपने पैडेड फीट के ऊपर। बच्चे पैडेड फीट का मतलब हो गया जिसके पैरों के नीचे थोड़े से पैडेड से होते हैं, काफी सॉफ्ट गद्देदार पैर होते हैं ताकि वो पकड़ी ना जाए। द फॉग श्राउड्स द सिटी, धीरे धीरे फॉग जो है वो पूरी सिटी को कवर कर लेती है और वहां पर थोड़ी देर के लिए रहती है, एज इफ गेजिंग, जैसे कि एक बिल्ली बैठती है और आसपास देखती है, बिल्कुल वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे फॉग वहां रुकी और आसपास देख रही है। तो अगेन द पोएट शोज इट्स स्टे टू बी लाइक दैट ऑफ अ कैट, अगेन वो इसके रुकने को यहाँ पर कैट से कंपेयर करते हैं। जिस तरीके से बिल्ली बैठती है, ऑब्जर्व करती है, फॉग भी वही करती है। हाउएवर द स्टे ऑफ फॉग इज शॉर्ट एंड इट मूव्स अवे इवेंचुअली, और वो कहते हैं कि लेकिन जो स्टे है फॉग का वो बहुत छोटा है और थोड़ी देर बाद फॉग जो है वहां से चली जाती है। फॉग रिट्रीट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द साइलेंस, अब वो कहते हैं जो फॉग है जब वो जाती है तो साइलेंस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, परवेडिंग ऑल अराउंड, मतलब आप कह सकते हो दैट
एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहा है पूरे आसपास। इट गोज अवे साइलेंटली एज इट केम, जैसे कैट आती है एक जगह पर और शांति से चली जाती है, काफी छुपते छुपाते। ये स्मॉल पोम जो है ये बहुत ही सारी विविड इमेज, आप कह सकते हो कि डायनामिक और बहुत ही ज्यादा इमेजेस को यूज करती है स्टे, अराइवल और डिपार्चर ऑफ द फॉग को बताने के लिए। ऑल्दो ये छोटी है लेकिन ये बहुत क्लियरली समझाती है नेचुरल फिनोमिना, उसे बड़े ही पोएटिक स्टाइल में दिखाती है कि फॉग किस तरीके से आती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग फॉग को कंपेयर करेंगे कैट से, लेकिन पोएट ने यहाँ पर वो काम कर दिखाया है। अगला सवाल आता है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। बच्चा ये लाइन आती है आपकी पॉल पोम में से, और पोएट ने हमारे छोटे बॉय को जिसने अपनी बॉल खोई है उसे इंट्रूड करने को क्यों मना किया है, उससे सवाल करने को मना क्यों किया है। तो बच्चे जो पोएट है, क्योंकि बचपन में उन्होंने भी कई चीजें खोई हैं, तो उन्हें उसके दुख की इंटेंसिटी लेवल पता है कि वो कितना ज्यादा दुखी होगा। एंड द बॉय इज एक्सपीरियंसिंग ऑन हिज फर्स्ट लॉस, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उस बच्चे ने कुछ खोया है, वो बॉल है, ठीक है। ही नोज कि दूसरी बॉल खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई कॉन्सोलेशन नहीं होगा, या कह सकते हो कि कोई यूज नहीं होगा उस बॉल को खरीदने के लिए, क्योंकि बेसिकली उससे होगा क्या, दो चीजें होंगी। एक तो उस बॉय की मेमोरी इतनी ज्यादा थी पुरानी बॉल से कि नई बॉल लाकर दे भी दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और दूसरी अगर आप उसको बॉल लाकर दे रहे हो तो आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि बेटा जिंदगी में हर चीज रिप्लेसेबल है, ये नहीं तो कोई और सही, कोई ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। वो बच्चा दुख को एक्सेप्ट करना सीखेगा ही नहीं, वो दुख से भागना सीखेगा कि चलो ये नहीं तो कुछ और खरीद लेता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं वो रुके, उन्हें लगा कि नहीं, ये बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि उसको लगे कि जो लॉस उसने किया है वो बहुत बड़ा था, क्योंकि यही बेस्ट अप्रोच होगी उस लड़के को यहाँ अकेला छोड़ना, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करे कि चीजों को खोने से कुछ नहीं होता है ना, चीजों को संभाल के रखना पड़ता है, उसमें मेच्योरिटी आएगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अब गई तो गई, अब मुझे इस चीज को भूल जाना है और आगे उठना है। बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो इंसान बचपन से सीखता है, यही सारी चीजें उसको लाइफ में आगे काम आती हैं। ऑल्दो ये पोएट के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा उस बच्चे को जाकर ना मनाना, उस बच्चे को जाकर ना समझाना, लेकिन पोएट ने फिर भी मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि वही रास्ता बच्चे के बचपन के लिए और आगे की जिंदगी के लिए बेस्ट था। एंड नो हाउ टू फेस लॉस इन बोल्डली, और वो उसे बिल्कुल भी पैसा ऑफर नहीं करते, क्योंकि वो उसे कोई भी नो रॉन्ग साइंस, वो उसे कोई भी गलत साइन नहीं देना चाहते, वो उसे जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं सिखाना चाहते, वो ये नहीं सिखाना चाहते कि बच्चा चीज़ें खोता रहे और उसको नई नई चीज़ें लाके देते रहे। उससे दो रीजंस है, एक तो वही जैसा मैंने बताया कि नई चीज़ को आप पैसों से नहीं खरीद सकते, राइट, आपके जो इमोशंस है वो पैसों से नहीं आ सकते, और दूसरा अगर आप बच्चे को सिखा दोगे कि बेटा एक बॉल खो गई दूसरी खरीद ले, तो उसमें कभी जिंदगी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, व्हाट आर द बॉयज फीलिंग एट द लॉस ऑफ द बॉल। अभी जो बच्चा था इसने पहली बारी जिंदगी में कुछ खोया था, तो उसके मन में बॉल के लॉस पर कैसे इमोशंस थे। तो बच्चे जो बॉय है वो बहुत ही डीपली इफेक्टेड है इस बॉल के लॉस से, क्योंकि वो डेस्परेटली अपने आसपास देखता है जहां पर वो बॉल खोई है ताकि वो उस बॉल को पा सके। एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा था, वो शिवर कर रहा था ग्रीफ से, सैडनेस से, क्योंकि उसने पहली बार ही वो चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। एंड उसे रियलाइज हुआ कि ये बॉल कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, उसको रियलाइज हुआ कि ये जो बॉल है ये चली गई और अब ये वापस नहीं आ सकती। उसका डीप सॉरो, ये जो दुख उसके मन में आया, ये इस वजह से आया क्योंकि उसने अपना पहला लॉस एक्सपीरियंस किया जिंदगी में, और अभी धीरे धीरे जैसे उसने लॉस एक्सपीरियंस किया वो एक्सेप्टेंस भी सीखेगा कि जिंदगी में लोगों का आना जाना बना रहता है, लेकिन खुद से अगर हम कोई चीज खोते हैं तो उसका लिए हमें बुरा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये नहीं तो कोई और से, बिकॉज ये चीजें जिंदगी में आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं। What would have happened if the narrator had offered money to the boy? वो कहते हैं कि अगर नैरेटर ने हमारे बच्चे को मनी दे दी होती तो क्या होता। अगर नैरेटर ने बच्चे को पैसा दे दिया होता तो द लैटर बेसिकली यहाँ पर जो लड़का है वो जाता और दूसरी बॉल खरीद लेता और वो भूल जाता कि उसने कुछ खोया था। उसको लेसन ही नहीं मिलता जिंदगी में, जो जिंदगी का सबक था कि उसे रिस्पॉन्सिबल बनना है और अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग केयरफुल होना है, अपनी पोजेशंस के रिगार्डिंग केयरफुल होना है, उन्हें संभाल के रखना है, प्रोटेक्टिव होना
है, तो जब तक ये वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रोटेक्टिव, ठीक है, जब तक ये वर्च्यू प्रोटेक्टिव और द वर्च्यू ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल जब तक वो नहीं सीखेगा, तब तक उस बच्चे का फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर पैसा देना, अब क्या है, पैसे से तो कोई भी बॉल आ जाती है ना, लेकिन उसको वो जो इज्जत है चीजों के खोने की, इज्जत है चीजों को संभालने की, वो कभी भी नहीं आ पाती। He would not have attained maturity, उसको वो मेच्योरिटी नहीं आती कि चीजें आएंगी जाएंगी, जिंदगी का काम है, एंड उसे लॉसेस को ब्रेवली हैंडल करना है और आगे मूव अहेड और उसे जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ बॉल खोई है, इस तरीके से वो लोग भी खोएगा, ठीक है। आगे जाके जिंदगी जो है वो हार्श लाइफ हो जाएगी, जिंदगी की रियलिटियां जब उसके सामने आएंगी तो उसे और भी बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब वो अपने माँ बाप खोएगा, जब अपने जिंदगी के लोग खोएगा, अपने और पोजेशंस खोएगा, क्योंकि हर इंसान के पास जो है वो उसमें खुश नहीं है, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो कहते हैं जब उसके पास से और चीजें जाएंगी तब उसका क्या होगा। उन सब चीजों को सिखाने के लिए ही पोएट ने उसको पैसा नहीं दिया, वो चाहते थे कि वो इन सब चीजों के लॉस को समझे। अब सवाल आता है, क्या ये पोम जो है ये बॉल के खोने के ऊपर ही है, या इस पोएम से हमें कोई लेसन ऑफ लाइफ भी मिलता है? तो जी हाँ बच्चे, हमें लेसन ऑफ लाइफ भी मिलता है इस पोम से। नरेटर बिलीव्स दैट द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल विल लर्न कि लाइफ हैज मेनी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ पर्सन एंड हैव टू फेस लॉसेस इन लाइफ। पता लगेगा कि जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं एंड एक इंसान को कोप करना पड़ता है, इंसान को लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि जिंदगी में नुकसान होगा। The narrator has seen the boy sorrow stricken. नैरेटर ने लड़के को दुख देखा है, उसका दुख देखा है जब उसकी बॉल गिर जाती है। लेकिन लॉस ऑफ बॉल जो है ना, वो जिंदगी में बस एक सिंबॉलिक है। देखा जाए तो वो जिंदगी में उसको दिखाने का एक तरीका है बेटा, कि जिंदगी में इससे बड़े बड़े लॉसेस भी आते हैं। पैसों का लॉस आता है, लाइफ का लॉस आता है, पेरेंट्स का लॉस आता है, लव्ड वंस का लॉस आता है, इमोशनल लॉस आता है। The boy will learn that the loss of something precious should not bring life to a standstill. उसे ये सीखने को मिलेगा कि जिंदगी में अगर कोई चीज खो जाती है तो उससे आपकी जिंदगी रुक नहीं जाती। जिंदगी का काम है चलना, आपका काम है चलना, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आप अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते। लाइफ हैज टू गो ऑन एंड वन हैज टू पुट अप विद द लॉसेस ब्रेवली, कि जिंदगी चलती रहेगी और आपको दुख मानना पड़ेगा एंड इन ऑर्डर टू अचीव मोर, बिकॉज अगर आप किसी चीज के दुख को लेकर बैठ गए तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। The narrator does not try to console the boy. वो उसको मनाने की भी कोशिश नहीं करते। मनाने के पीछे उनका सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि he does not think of buying another ball for him. He believes कि बच्चे को आना चाहिए कि कैसे केयरफुल होना चाहिए अपने सामान के लिए इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, क्योंकि लोग इतने सेल्फिश हैं। एवरी टाइम पीपल विल ट्राई टू ग्रैब थिंग्स फ्रॉम यू, और वो थिंग्स नहीं है, वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। And if he has to encounter a loss, he should know how to deal with the situation boldly. और अगर वो कुछ खोता है तो उसको उस सिचुएशन को ब्रेवली हैंडल करना आना चाहिए और कैसे उस चीज़ के लॉस से बाहर आना चाहिए, यहाँ से ही वो सीखना शुरू करेगा, बिकॉज हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। The narrator feels कि ये realization of loss of a possession begins the process of maturity in life. चीज़ों को खोने से इंसान में समझदारी आने लगती है। इवन ये छोटी सी बॉल जो है, ये इतना कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, लेकिन ये उसे जिंदगी में आगे की जर्नी के लिए रेडी करेगा। जब उसे बॉल से बड़े बड़े लॉसेस को झेलना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज बोलना कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं खोएंगे, ये एक मजाक है, ऐसा नहीं है। खोओगे बेटा, सब खोओगे, सबने खोया है, तुम भी खोओगे, हम भी खोएंगे, सब खोएंगे। जरूरी नहीं है इंसान, लेकिन बहुत सारी चीजें, है ना। द पोएम इन दिस वे कंटेन्स अ वेरी डीप फिलोसफिकल ट्रूथ कि लॉसेस जो है ना वो जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जैसे जीना जिंदगी का हिस्सा है, मरने का एक जिंदगी का एक पार्ट है, वैसे ही चीज़ों का आना और चीज़ों का जाना जिंदगी में लगा रहता है। ये एक सिग्निफिकेंट लेसन कैरी करता है कि हमें हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, थिंग्स इन देयर स्ट्राइड, मतलब उनके वे में उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स को साथ कोप करना चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिना सैड फील किए, बिना डिप्रेस्ड फील किए चीज़ों से बाहर निकलना इंसान को आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। मेरी तरफ से बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को लर्न एंड रिवाइज करना है, ठीक है। और मेरा होमवर्क एक बच्चों आप लोगों से ये रहेगा, इन चैप्टर को पढ़ो और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर बच्चे आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है तो इट इज वेरी वेरी गुड। नाउ आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। विद दिस बच्चों आई वुड लाइक टू एंड टुडेस क्लास। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहां पर आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। मैंने
हारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आप लोगों की अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।